हेलो बच्चों, वेलकम टू नीतिका की पाठशाला। मैं नीतिका और आज मैं आपके साथ क्लास 10th प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको सिर्फ इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज मैं आपके साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रही हूँ और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस को देखें तो प्लीज अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Introduction. We find evidence of print everywhere around us in books, journals, newspapers, prints of famous paintings, and also in everyday things like theater programs, official circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema posters at street corners. हम हर जगह प्रिंट को देखते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आप बुक्स में देख रहे हैं, जर्नल्स देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, थिएटर्स में आप देखते हैं क्लिपिंग्स इनकी। अगर सर्कुलर्स हैं, कैलेंडर्स हैं, स्कूल डायरीज में आप नोटिस पढ़ते हैं, ये सब कुछ प्रिंट है। We will look at the development of print from its beginning in East Asia to its expansion in Europe in India. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रिंट कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, ईस्ट एशिया में, फिर इसकी एक्सपेंशन यूरोप में हुई और लास्ट फाइनली हम लोगों के पास भी प्रिंट आ गया, दैट इज इंडिया। We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and culture change with the coming of print. इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि कैसे प्रिंट के साथ-साथ न्यू टेक्नोलॉजीज आई और उन न्यू टेक्नोलॉजीज जो प्रिंट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज थी, उसने हमारी लाइफ को, हमारे कल्चर को कैसे एकदम से चेंज कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आपका जो आज फर्स्ट यूनिट है वो है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। The earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. हाँ जी बेटा, तो आपने याद रखना, मैंने बताया था ना कि प्रिंट कल्चर कहाँ स्टार्ट हुआ है। प्रिंट कल्चर ईस्ट एशिया में स्टार्ट हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज है उसमें? चाइना, जापान एंड कोरिया। From AD 594 onwards, book in China were printed by rubbing paper, also invented there against the ink surface of wood blocks. अब ये क्या कहते हैं? अगर मैं 594 ऑनवर्ड्स की बात करूं तो कहते हैं चाइना में पहले प्रिंट कैसे स्टार्ट हुआ? रबिंग पेपर। आप जैसे बचपन में करते ना, कॉइन का सिक्का लिया, उस पे रब किया पेंसिल से, वो पेपर पे उस चीज की छप जाती थी, तो वैसे तरीका। एक वुड ब्लॉक्स, वुड ब्लॉक्स क्या? लकड़ी के एक ढांचे के ऊपर कोई भी चीज को इनग्रेव्ड करके उसको उभार दिया, उसके ऊपर इंक डाल के पेपर को पेस्ट कर दिया, तो वो आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई। As both the sides of thin porous sheets could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. अब क्या हुआ? उस टाइम जो पेपर हुआ करता था वो इतना थिन हुआ करता था कि अगर आप उसके दोनों एक साइड प्रिंट कर दोगे तो उसकी पिछली साइड पे छप जाएगा। तो वो क्या करते थे? एक साइड पे प्रिंट करते थे और उसके पिछले वाले साइड को छोड़ देते थे और अगले पेज पे प्रिंट करते थे। अब क्या करते थे? जो दोनों साइड के पिछले वाले पेज जिनको हम यूज नहीं कर सकते उसको पेस्ट करके या स्टिच कर दिया करते थे। और चाइनीज ने ऐसे करके एक पहली बुक जो बनाई थी वो थी अकॉर्डियन बुक। मैंने पिक्चर की फोटो भी लगा दी अकॉर्डियन बुक की, आपने देखा होगा कैसे इन्होंने फोल्ड करके स्टिच करके एक बुक बनाई हुई है। Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. और बहुत सारे skilled craft persons रखे जाते थे जो इस चीज को डुप्लीकेट करते थे, कॉपी करते थे। और कैलीग्राफी आप देखते होंगे सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा करते थे। कुछ वुड ब्लॉक से हो रहा था, कुछ इंक सरफेस से और कुछ कैलीग्राफी इसको कॉपी कर रहे थे। आगे, the imperial state in China was very long time the major producer of printed material. अगर हम चाइना की बात करें तो बहुत समय तक इसका जो राइट था बुक्स को प्रिंट करने का, वो सिर्फ इंपीरियल स्टेट, इंपीरियल मींस चाइना की गवर्नमेंट के हाथ में था। China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. कहते चाइना में बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ऑफिसर्स रखने के लिए वो क्या करते थे? एक एग्जाम क्रिएट करते थे, एक एग्जाम करवाते थे। उस एग्जाम का नाम था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे अगर हम बात करें आईएएस आईपीएस की पोस्ट के लिए एग्जाम्स किए जाते थे चाइना में। Textbooks for these examinations were printed in vast numbers under the sponsorship of imperial state. अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको उसके लिए बुक्स भी चाहिए और बुक्स की तो प्रोडक्शन किसके हाथ में है? इंपीरियल स्टेट की। तो जो इंपीरियल स्टेट थी, जो गवर्नमेंट थी चाइना गवर्नमेंट, वो बुक्स को प्रिंट करवाया करती थी और उनके जो सारा प्रॉफिट होता था वो किसके हाथ में जाता था? चाइना गवर्नमेंट के हाथ।
From the 16th century, the number of examination candidates went up and that increased the volume of print. और अगर हम 16th century से बात करें तो धीरे धीरे देखते हैं कि एग्जामिनेशन देने के लिए कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं. अगर कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो उनको बुक्स भी चाहिए, तो इट मीन्स प्रिंट का जो वॉल्यूम है, प्रिंट की जो प्रोडक्शन है वो और इंक्रीज हो गई. By the 17th century, as urban culture bloomed in China, the uses of print diversified. ये तो एग्जाम्स की बात थी, बट कहते 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि चाइना का जो अर्बन कल्चर था, चाइना का जो टाउन्स थे, सिटीज थे, वो भी बहुत ज्यादा ब्लूम्ड हो गए, बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गए. वहां पे भी प्रिंट कल्चर का. Print was no longer used just by scholar official. Merchants used print in their everyday life as they collected trade information. कहते हैं अब प्रिंट सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बुक्स को छापने के लिए काम नहीं हो रहा था. इवन मर्चेंट्स को भी बुक्स चाहिए थी, नोटबुक्स चाहिए थी, प्रिंट चाहिए था, ताकि मर्चेंट्स क्या करते हैं, मर्चेंट्स कौन है, ट्रेडर्स हैं. अब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, किसको कितना लोन दिया है, किससे कितना पैसा लिखना है, वो सब का जो काम होता था वो किस में लिखा करते थे, इन बुक्स में. रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लेजर एक्टिविटी. बाद में अगर हम देखें तो पढ़ने का शौक लोगों में फैल गया, लेजर एक्टिविटी बन गई लोगों की. द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फ्रिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथ्रोपोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेस. अब ये न्यू रीडरशिप्स लोग क्या पढ़ना चाहते थे, लोग स्टोरीज पढ़ना चाहते थे, लोग पोइट्रीज पढ़ना चाहते थे, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना चाहते थे, रोमांटिक प्लेस पढ़ना चाहते थे. अब जो लोगों की डिमांड होगी उतनी ज्यादा बुक्स प्रिंट होंगी. Rich women began to read and many women began publishing their poetries and plays. जो रिच कैटेगरी की वीमेन्स हुआ करती थी वो पढ़ना शुरू भी हुई और साथ के साथ उन्होंने बुक्स लिखनी भी शुरू करी. वाइफ ऑफ स्कॉलर्स ऑफिशियल पब्लिश देयर वर्क एंड कोर्ट्समैन रोट अबाउट देयर लाइव्स. अब ये जो स्कॉलर्स हुआ करते थे या कोर्ट के अंदर हम जो कहेंगे हायर ऑफिसर्स हुआ करते थे, इनकी वाइफ्स बुक्स लिखा करती थी. और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे वो एम्परर्स के बारे में, गवर्नमेंट्स के बारे में भी बुक्स लिखा करते थे. दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज accompanied बाय न्यू टेक्नोलॉजी. कहते हैं इस न्यू रीडिंग कल्चर ने का साथ और किसने दिया, न्यू टेक्नोलॉजी ने. Western printing techniques and mechanical presses were imported in the late 19th century as Western powers established their outpost in China. अब ये न्यू टेक्नोलॉजी कैसे आई, जब वेस्टर्न ने एक न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, उसका सस्पेंस हम आगे खोलेंगे, क्या इन्वेंट किया उन्होंने ऐसा, और ये पूरे चाइना में, क्या कहें कि हम पूरे यूरोप में भी फैल गया था, और इसकी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इसने प्रिंट को बढ़ा भी दिया. अब वो कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी थी, क्या मैकेनिकल प्रेस था, क्या मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर. शंघाई क्या है, चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल है. कहते हैं यहाँ पर एक न्यू प्रिंट कल्चर फैल गया, सबसे ज्यादा प्रिंटिंग की यही होनी शुरू हो गई. Catering to the Western style school, from hand printing there was now gradual shift to mechanical printing. अब हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे हाथ से लिखने का काम, अभी हमने पढ़ा ना कैलीग्राफी चल रहा है, अब धीरे धीरे कैलीग्राफी से कैसे लोगों ने मैकेनिकली इलेक्ट्रिकॉनिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे शिफ्ट किया, वो हम आगे रीड करेंगे. अब आता है प्रिंट इन जापान. चाइना हम पढ़ चुके हैं, अब बात आता है जापान में कैसे हुआ. कहते बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम जापान इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड एडी 768 टू 770. कहते जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, जो बुद्धिस्ट लोग थे, मॉन्क्स हम कह सकते हैं, वो चाइना से चलकर जापान तक आए. और वो अकेले तो आएंगे नहीं, अगर वो चाइना से जापान में आ रहे हैं तो अपने साथ जो भी उन्होंने चाइना में सीखा होगा वो जापान में भी बताएंगे. तो जापान में आकर ही उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताया. The oldest Japanese book printed in AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra. Very important बेटा, 1 मार्क्स में आ जाता है कि जापान की सबसे पुरानी बुक का नाम क्या है, डायमंड सूत्रा है. इसमें 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट है लिखी हुई और वुड कट इलस्ट्रेशन, पिक्चर्स भी आनी शुरू हो गई थी. अब आपको मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, आप देखेंगे एक साइड टेक्स्ट लिखा जा रहा है, एक साइड पिक्चर पेस्ट की जा रही है. पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी. और धीरे धीरे ये जो पिक्चर्स थी आप देखेंगे कपड़े के ऊपर, मनी के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर भी प्रिंट होना शुरू हो गया. इन medieval जापान पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड abundant. अब क्या हुआ जापान में, जब हम मिडीवल जापान की बात करते हैं तो बहुत सारे पोइट्स राइटर्स आ गए बुक्स लिखने के लिए. अब देखेंगे इतनी ज्यादा बुक्स पब्लिश हो रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस चीज की सप्लाई सबसे ज्यादा होगी उसकी प्राइस गिरेगी गिरेगी. अब क्या हुआ, प्राइस जो था बुक्स का वो गिरना शुरू हो गया और उसकी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई. प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस. अब क्या हुआ,
ये जो विजुअल मटेरियल था, जो इसकी डाई, अब क्या हो रहा था, लोग जो देख रहे थे उसी को प्रिंट कर रहे थे। In the late 18th century, in the flourishing urban circles at Edo, ईडो क्या है बेटा, जो आज का टाइम का टोक्यो है, उसको उस टाइम ईडो कहा जाता था। कहते अब क्या हो रहा था, अर्बन साइकिल्स, अर्बन एरिया में भी इस चीज को illustrated क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन एंड टी हाउस गैदरिंग। अब आर्टिस्ट क्या करते थे, जो वो देख रहे थे वही वैसा वो प्रिंट बना रहे थे। जैसे अर्बन कल्चर के बारे में हो गया, या ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज होती हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। टी हाउस गैदरिंग, लोग वहां कैसे चाय पीते हैं, कैसे कलेक्शन में मिलकर गैदरिंग्स की जाती हैं टी हाउसेस की। इंडियंस की तरह नहीं कि जब मन की आप चाय पी ली, वहां पे जिस तरह चाय पी जाती थी उसको भी पेंटिंग के रूप में निकाल दिया गया। Libraries and bookstores were packed with hand printing material of various types। कहते जो लाइब्रेरीज थी या बुक स्टोर्स थे, बहुत तरह की बुक्स अब प्रिंट होनी शुरू हो गई। अब सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं, बहुत तरह की बुक्स आनी शुरू हो गई। वो क्या थी, बुक्स वीमेन के ऊपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर, टी सेरेमनी के ऊपर, फ्लावर अरेंजमेंट, एटिकेट्स, कुकिंग, फेमस स्पेसेस, इस तरह की चीजों के ऊपर बुक्स को प्रिंट करना शुरू किया और लाइब्रेरी या बुक स्टोर्स में रखना शुरू किया। अब जो लास्ट में बेटा मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये आपकी बुक में एक बॉक्स के अंदर है, बट कई बार पेपर में आ जाता है। कीताकावा उतोमारो इज बोर्न इन ईडो। यस, अब ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, कीताकावा उतोमारो की नहीं है। कीताकावा उतोमारो एक मेल है जिनका ईडो में जन्म हुआ था 1753 में। वाइडली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट फॉर्म कॉल्ड यूकियो। इनकी जो आर्ट फॉर्म थी, जो इनका ड्राइंग का फॉर्म था, आर्ट का फॉर्म था, उसको कहा जाता है यूकियो। और डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, स्पेशली अर्बन वंस। अब यूकियो आर्ट फॉर्म क्या थी, ये जो आम तौर पे अर्बन कल्चर के लोग किया करते थे अपनी डेली लाइफ में, ये उसको देखते थे और उसको वैसा ही बना दिया करते थे। इसलिए इन आर्ट फॉर्म का नाम था यूकियो, जो किसने स्टार्ट किया था, कितोगावा उतोमारो। These prints traveled to contemporary US and Europe and influenced artists like Manet, Monet and Van Gogh। कहते हैं अब ये जो यूक्यू आर्ट फॉर्म था, ये इतना ज्यादा पब्लिश्ड हुआ यूएस एंड यूरोप में, और बहुत से आर्टिस्ट, चाहे वो यूरोप के हों चाहे यूएस के हों, वो इस आर्ट फॉर्म से इतना खुश हुए थे, इतने इम्प्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने भी अपनी कंट्रीज में ये स्टार्ट कर दिया। बेसिकली क्या है कि आप जो विजुअल आर्ट देख रहे हो, जो आप आंखों से देख रहे हो, आप उसी को ड्राइंग को बनाओगे। दैट इज द आर्ट फॉर्म बाय कितोगावा उतोमारो, एंड दैट फॉर्म, आर्ट फॉर्म को क्या कहा जाता, यूक्यू। और इसके साथ ही मैंने बेटा आपका यूनिट 1 आज कंप्लीट कर दिया है। आप इसको रिवाइज करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। ठीक है बेटा। और बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।